Hello and welcome, students. So we have covered the chopper part of your fourth unit. Now, this is your syllabus and principle of operation of chopper control technique, voltage step down, जिसको buck chopper भी बोलते हैं, step up जिसको boost chopper भी बोलते हैं, buck boost chopper we have covered, and Jones chopper I covered in the last lecture. Okay, so from now onwards we are going to discuss about the inverter. So inverters में भी आपको देखिए सिंगल फेस, हाफ और फुल पढ़ना है, ब्रिज इन्वर्टर आर और आर एल लोड के साथ, और उसके बाद थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर पढ़ना है, और एक मकमुर्रे फुल ब्रिज इन्वर्टर होता है, जैसे जॉन्स चॉपर है ना, वैसे मकमुर्रे ने फुल ब्रिज इन्वर्टर बनाया। तो ये स्पेसिफिकली ये एग्जाम में अलग से भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, तो 2-3 लेक्चर में यू कैन से दैट योर फोर्थ यूनिट विल बी ओवर। Okay, so let's move on and study about the inverters. So we are going to learn about the inverters. तो inverters में introduction में हम देखते हैं the DC to AC converters are known as inverters, just opposite of the rectifier or converter. What rectifier or converter does? They convert the AC power into the DC power, AC supply into the DC supply. But if we want to convert DC into AC, डायरेक्ट करंट को अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करेंगे पावर, तो उसमें जो कन्वर्टर यूज होगा वो क्या होगा? इन्वर्टर होगा। घरों में भी इन्वर्टर यूज होता है ना, बहुत पॉपुलर है इन्वर्टर आजकल, बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। जो यूपीएस है वो भी इन्वर्टर ही है एक तरीके से, है ना। इन अदर वर्ड्स, एन इन्वर्टर इज अ सर्किट विच कन्वर्ट्स अ डीसी पावर इनटू एसी पावर एट डिजायर्ड लेवल। ठीक है, तो क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं उसमें? एक तो मेथड ऑफ कम्यूटेशन के बेसिस पर, एक मेथड ऑफ कनेक्शन के बेसिस पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कम्यूटेशन। तो एक लाइन कम्यूटेटेड हो सकता है और एक फोर्स कम्यूटेटेड हो सकता है। तो ये कम्यूटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। कम्यूटेशन मैंने आपको हर एक कैटेगरी का कम्यूटेशन डिटेल में पढ़ाया है, ए बी सी डी ई एफ। तो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर हो सकता है और फोर्स कम्यूटेटेड इन्वर्टर हो सकता है। मतलब इन्वर्टर को आप किस तरीके से ऑफ करोगे उसके बेसिस पे। तो वो जो है आपके एसी लाइन वोल्टेज से भी ऑफ हो सकता है, जिसको नेचुरल कम्यूटेशन बोलते हैं हम, है ना, इसलिए उसको लाइन कम्यूटेटर बोलेंगे। और अगर आप उसको फोर्सफुली ऑफ करोगे तो दैट इज द फोर्स कम्यूटेशन। ठीक है, और वैसे ही कनेक्शन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, सीरीज इन्वर्टर हो सकता है, पैरेलल इन्वर्टर हो सकता है, ब्रिज इन्वर्टर हो सकता है। ब्रिज में भी दो टाइप हो सकते हैं, हाफ और फुल। यही हमारे सिलेबस में है, हाफ ब्रिज इन्वर्टर एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर। मतलब हाफ वेव ब्रिज इन्वर्टर एंड फुल वेव ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर जैसे हमने पढ़ा है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव कन्वर्टर। कन्वर्टर मतलब रेक्टिफायर, दोनों सिनोनिम्स है ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, वैसे ही हम पढ़ेंगे हाफ वेव इन्वर्टर एंड फुल वेव इन्वर्टर। तो हाफ इन्वर्टर, फुल इन्वर्टर या हाफ ब्रिज फुल ब्रिज बोलने का मतलब वही है यहाँ। ठीक है, तो सिंगल फेस हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ये हमारे सिलेबस में पहला टॉपिक हो गया। सिंगल फेस, फेस सिंगल है, हाफ इन्वर्टर मतलब हाफ ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बिल्कुल वोल्टेज के लिए है। तो ये जो फिगर है वो है हाफ ब्रिज इन्वर्टर का फिगर, आपको एग्जाम में आया तो ये बनाना है। ये जो है ना स्विच, इसको रिप्लेस करना है। अभी डायोड से भी रिप्लेस होता है, थायरिस्टर से भी रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, फिगर 9 पर अब डायोड से रिप्लेस होगा तो आपका जो आउटपुट, जो कहना चाहिए आप किन आउटपुट्स के लिए बनाएंगे फिर, अगर वो डायोड की बात करेंगे तो मिनिमम आउटपुट्स के लिए। और जब आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीजों की बात करेंगे तो आप थायरिस्टर का ही यूज करेंगे, है ना। ये तो बहुत क्लियर है, अभी तक हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। So figure 9.1 shows the basic configuration of single phase half bridge inverter. Switches S1 and S2 are the gate commutated devices such as BJT से भी बन सकता है, ये MOSFET से भी बन सकता है, GTO से भी बन सकता है, IGBT से भी बन सकता है, MCT से भी बन सकता है, एटसेट्रा। ये पावर डिवाइसेस हैं, पावर स्विचेस हैं। हमने पढ़ा है थायरिस्टर के अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो थायरिस्टर का काम कर सकते हैं। तो ये सारे हैं ना जो थायरिस्टर का काम कर सकते हैं। थायरिस्टर क्या एक स्विच ही तो है। When closed, these switches conducts and current flows in the direction of arrow. जब स्विच क्लोज होता है तो इस एरो के डायरेक्शन के हिसाब से करंट जो है फ्लो होता है लोड के अक्रॉस। लोड हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ब्रिज इन्वर्टर है ना। हाफ है इसलिए 2 डायोड यूज हुआ है, फुल है तो 4 होगा, बताने की जरूरत नहीं है आपको ब्रिज इन्वर्टर ब्रिज के बारे में। The operation of this inverter for different types of load is explained in the following section. Resistive load होगा तो क्या होगा, R और RL ही हमको पढ़ना है। ठीक है, The operation of the circuit can be divided into 2 periods. पहला पीरियड क्या होगा, when S1 is conducting 0 से T/2 में, और पीरियड 2 जब S2 कंडक्ट होगा T/2 से फुल T में।
तो मतलब अगर मान लीजिए 0 से 1 सेकंड में बोलता हूँ तो 0 से 0.5 में एक पीरियड और 0.5 से 1 में दूसरा पीरियड, हाफ हाफ बांट दिया। टी क्या है, 1/f है, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्ट होता है, टी बताने की जरूरत नहीं है। 9.2 में जो है डायग्राम शो किया गया है आपको, तो देख लो यहाँ पे ये प्लस EDC/2 S1 कंडक्ट कर रहा है, ये प्लस EDC/2 जब S2 कंडक्ट कर रहा है, S1 S2 ऑल्टरनेटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसी के हिसाब से आपको करंट भी वैसे ही मिल रहा है। अब लोड करंट आपको इन्वर्टर है तो उल्टा मिलेगा ना। इन्वर्टर है तो अब देखो IS1 जब IS1 ऑन है तो IS2 ऑफ है, IS2 जब ऑफ है तो IS1 ऑन है। ऑल्टरनेटिंग कंडक्ट करेंगे ना, हाफ है ना। तो कभी जब स्विच के अकॉर्डिंग कंडक्शन हो रहा है S1 के हिसाब से और S2 के हिसाब से, तो जब IS1 में करंट मिल रहा है तो IS2 में नहीं मिलेगा। वैसे जब IS2 में आप ले रहे हैं करंट, IS2 एज अ करंट ले रहे हैं तो IS1 करंट नहीं होगा, इज इट नॉट। ठीक है, और आपका ये आप देख सकते हैं ये लोड करंट की वैल्यू, ये IS1 के हिसाब से मिली आपको लोड करंट की वैल्यू, ये IS2 के IS1 IS2 के हिसाब से लोड करंट मिल गया और उसके अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज भी मिल गया। ये थोड़ा सा ड्रॉप तो होना ही होना है S1 स्विच के अक्रॉस, ठीक है। तो switch S1 is closed for half time of the desired AC output. It connects output point P of the DC source to a point A, and the output voltage E0 becomes EDC/2, है ना, as simple as that, ठीक है। At t equals to T/2, gating signal is removed from S1 as it turns off. For the next half time period, the gating signal is given to the S2, जैसे मैंने अभी बताया वेवफॉर्म में आपको। It connects point N of the DC source to point A and output voltage reverses, ठीक है। Thus by closing S1 and S2 alternatively for half time periods, a square wave AC voltage is obtained at the output. With resistive load, wave shape of load current is identical to that of the output voltage. Simply by controlling the time periods of the gate drive signals, the frequency can be varied. Here, diode D1 and D2 do not play any role. The voltage across the switch when it is off is EDC. जब switch off रहेगा तो voltage EDC रहेगा. Gating circuit should be designed such that switches S1 and S2 should not turn on at the same time. इस तरीके से आप डिजाइनिंग करेंगे कि दोनों की स्विचिंग एक साथ नहीं होगी, दोनों एक साथ ऑन नहीं होंगे, एक ऑन होगा दूसरा ऑफ होगा, तो डिजाइनिंग इस तरीके से होगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा अपने को क्या नहीं करना चाहिए, ज्यादा इसमें जरूरत भी नहीं है इसके अक्रॉस स्टडी करने की, इससे ज्यादा स्टडी करने की, मेरा मतलब कहने का ये है, ठीक है। और लोड करंट हाईएस्ट है, वोल्टेज अक्रॉस जो है वो ड्रॉप जो है वो 0 पे है ना, ये ध्यान में रखना है इसके अक्रॉस, क्योंकि लोड करंट हाईएस्ट ड्रॉप 0 होने का मतलब है, मतलब आपका नियर अबाउट 0 पे ड्रॉप है। नियर अबाउट 0 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा 0 पे नहीं है, थोड़ा सा उससे ऊपर। आइडियल कंडीशन नहीं हो सकती ना, प्रैक्टिकल कंडीशन पे ध्यान देना है। तो आप सप्लाई तो कर रहे हो वोल्टेज, बट यहाँ पे आपको इन्वर्ट मिल रहा है, इन्वर्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब अपन आ जाते हैं इस डायग्राम में जो है वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म्स विद RL लोड। अगर आपने लोड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया और RL लोड लगा दिया, तो RL लोड लगाने के कारण क्या चेंजेस आएंगे, 539, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे जो है आपको नहीं दिख रहा है क्या चीज, सर्किट जो RL वाला सर्किट है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं है, RL वाले सर्किट में हम सीधे सीधे वेवफॉर्म में चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आपको जब RL वाले लोड की बात आएगी तो R के साथ आपके पास क्या रहेगा, L भी रहेगा, ठीक है। R के साथ आपके पास क्या रहेगा, L भी रहेगा। और जब R के साथ L रहेगा तो L के कारण क्या होता है, करंट जो है वो स्टोर होता है। L के कारण क्या होता है, करंट जो स्टोर होता है, ठीक है। तो एक बार आपको IS1 करंट मिलेगा और एक बार आपको IS2 करंट मिलेगा, इसको ऐसे ही समझ लीजिए, कोई इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। रेजिस्टेंस के साथ जब आप इंडक्टेंस को जोड़ देंगे तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, करंट को स्टोर करने की। तो करंट जब स्टोर करेंगे तो आपको IS1 करंट मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, IS2 करंट मिलेगा। एक बार IS1 एक बार IS2, और देखो स्टोरिंग के फॉर्म में मिलेगा। धीरे धीरे चार्जिंग होगी, फिर डिस्चार्जिंग होगी, धीरे धीरे चार्जिंग होगी, फिर डिस्चार्जिंग होगी। यहाँ से तो पूरा ही कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग होगी। ऑल्टरनेटिवली पहले आपको IS1 मिलेगा, IS2 मिलेगा, IS1 मिलेगा और IS2 मिलेगा, ठीक है। ये जो डायोड D1 और D2 हैं ये काम करेंगे कब, इंडक्टर वाले ऑपरेशन के केस में। जब रेजिस्टेंस था तो वो D1 D2 का कोई काम नहीं था ना। लेकिन ये जो D1 और D2 हैं वो क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे D1 ऑन है,
यहाँ पे D2 ऑन है, D1 ऑन है, S1 ऑन है, D2 ऑन है, S2 ऑन है। एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, एनर्जी रिटर्न बैक है, देखो एनर्जी रिटर्न बैक। तो जो एनर्जी लॉस हुई होती है उस एनर्जी को रिटर्न बैक करते हैं वो लोग जब D1 और D2 का रोल आता है, जब हम बात करते हैं किसकी, RL लोड की बात करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वेव फॉर्म से उसको एक्सप्लेन करना है। D1 और D2 का रोल जो है वो एनर्जी स्टोरिंग में है, इतना बता देना है आपको। जो एनर्जी वहां पे, ये एनर्जी स्टोरिंग तो लोड के अक्रॉस हो रही है, फिर एनर्जी रिटर्न करनी है जब सर्किट को, तो डायोड के अक्रॉस वो स्टोर होकर रिटर्न हो जाती है सर्किटरी में, इतना आपको बताना। ठीक है, ये EDC/2 और EDC/2 वही है। अब ये इंडक्टर के कारण आपको इस तरीके का वेवफॉर्म मिल रहा है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो ये माइनस EDC/2 भी इन इंडक्टर की वजह से, डिस्चार्जिंग की वजह से आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया आपका लोड करंट और लोड वोल्टेज का वेवफॉर्म। ये लोड करंट का वेवफॉर्म है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और ये है वो लोड वोल्टेज का वेवफॉर्म। आप ध्यान रखिए, जब हम मार्केट में जाते हैं इन्वर्टर लेने के लिए ना, तो कई लोग आपको स्पेसिफिकली बताते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है उसमें ट्रायंगुलर वेव शेप वाला फॉर्म बनता है, मतलब जब आपकी सप्लाई एस्टेब्लिश होगी तो ट्रायंगुलर, तो यही ट्रायंगुलर वेव शेप वाला फॉर्म बनता है इस तरीके से, इस तरीके से। मतलब उसमें डेफिनेटली इंडक्टर होगा ही होगा रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तब वो उस तरीके से आपका बिहेव करता है ना। आजकल कुछ इन्वर्टर ऐसे आ रहे हैं जो थोड़ा सा साइनोसॉइडल देने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साइनोसॉइडल तो आइडियल फॉर्म है ना एसी का, साइनोसॉइडल इज द आइडियल फॉर्म ऑफ द एसी। ठीक है, तो आप देखिए हो क्या रहा है कि ये करंट तो मुझे T1 से मिल रहा है, देखो T1 से करंट मिल रहा है, T1 से करंट मिल रहा है चार्जिंग के मोड में, ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे T2 से T3 के बीच में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, अभी भी ऑफ है, तो T3 से T4 के बीच में फर्दर डिस्चार्ज होते हुए यहाँ तक गया। अब जैसे ही वो इस तरफ आया, एनर्जी रिटर्न बैक हुई यहाँ से, इसकी एनर्जी कौन रिटर्न बैक करेगा, इसके लिए जब T1 ऑन था तो ID1 के अक्रॉस रिटर्न बैक होगी। अब जैसे इस ये एनर्जी यहाँ से रिटर्न बैक हुई, जैसे रिटर्न बैक हुई, ये यहाँ पे इंक्लिनेशन चालू हुआ, ये इंक्लिनेशन फर्दर और ज्यादा जाएगा, क्यों, क्योंकि अब हमने किसको ऑन कर दिया है, IS1 को ऑन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा वेव फॉर्म्स, है ना। अब IS2 का क्या इफेक्ट है, यहाँ से IS1 है, आपको इंक्लिनेशन दे रहा है, वैसे ही आपको IS2 जो है वो इस तरफ वाले फॉर्म में इंक्लिनेशन देगा। तो T1 से लेकर के T3 का जो रोल है वो IS1 का रोल है, और T3 से लेकर के ये यहाँ पे T5 भी अगर हम बनाते तो IS2 का रोल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन ऑफ ये, आपको इसके बारे में पढ़ना नहीं है क्या, वेव फॉर्म्स के बारे में इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे फुल ब्रिज इन्वर्टर में नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ये इतना जो है एनालिसिस बहुत है। आप लोग सिर्फ ये दोनों वेव फॉर्म्स को ध्यान में रखेंगे, सर्किट आप यही ध्यान आएंगे, चाहे आपको आर के साथ पूछे, RL के साथ पूछे। लोड जो है बस ये लोड ही तो चेंज होगा, लोड में आप आर बना दीजिए, ये लोड की जगह क्या बनाएंगे, रजिस्टर, तो आर हो गया, और रजिस्टर और इंडक्टर को एक साथ बना देंगे तो RL हो जाएगा। अदरवाइज सर्किटरी वुड बी सेम। एंड द वेव फॉर्म्स, ये जो वेव फॉर्म है सिर्फ आर के लिए, रेजिस्टिव लोड के लिए, और ये RL के लिए। जहां पे आपको इस तरीके का वेव फॉर्म दिखता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, मतलब वहां पे कैपेसिटर और इंडक्टर इन्वॉल्व होना ही है, और यहाँ पे हमने इंडक्टर के हिसाब से इसका एनालिसिस किया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। वी हैव कवर्ड द इन्वर्टर्स इंट्रोडक्शन पार्ट एंड सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।